नोटबुक्स निकाल लीजिए प्लीज साहब। मेरे सब आप और बेटा आप, बल्कि अगली रो में एक जगह यहाँ है, एक बेटा आप यहाँ आके बैठो। अरहम राहिम, एक किसकी चेयर है? बैग है तो प्लीज उठा लीजिए। आप यहाँ आ जाओ। क्या कहते हैं सलाल, आप थोड़ा साथ वाली चेयर पे जाओ भाई। बेटा आप भी आगे आओ, आप भी आगे आओ। अच्छा जी, मुझे प्लीज बताइए हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं? हमने एएस केमिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ा है? सबसे पहले हमने कहा जी कि ये केमिस्ट्री जो है वो होती क्या है, रिव्यू करते हैं जी। दिस इज एएस लेवल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? केमिकल, क्या बताओ जी? केमिकल सब्सटेंसेस कहते हैं। इसी सीक्वेंस में पढ़ाया, देखो किस सीक्वेंस में चल रहा हमारा कॉन्सेप्ट। कॉपी दिखाएं, नोटबुक। हमने पहले केमिस्ट्री में से क्या लफ्ज निकाला जी? हमने केमिस्ट्री में से लफ्ज मैटर निकाला। मैटर को हमने केमिकल सब्सटेंसेस नहीं कहा, हमने कहा जी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ क्या? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में से हमने सबसे पहले कौन से पार्टिकल को डिस्कस किया? एटम को, जिसको कि मैं सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कहता हूं। फिर हमने एटम का क्या सीखा? हम फिर अभी एटम का स्ट्रक्चर जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें हमने अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस बहुत सारी बातें कर ली हैं। अगर आप स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करें, जैसे कि कल के लेक्चर के इख्तिताम पर मैंने किया था, जरा गौर से सुनिएगा जी क्या क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड दैट एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। हमने इसको पढ़ा है कि जैसे सूरज और सोलर सिस्टम को आप फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे कैसा जी, सूरज सेंटर पर है, इधर कहीं प्लैनेट अर्थ है, दरमियान में क्या है सर? दरमियान में तो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अगर एक प्लैनेट और दूसरे प्लैनेट को देखें, उनके दरमियान में भी क्या है सर जी? वहां पे भी एम्प्टी स्पेस है। बिल्कुल ऐसे ही एटम के सेंटर पे जो न्यूक्लियस है और जो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके दरमियान में भी क्या है? अगर हम उसका बहुत लार्ज स्केल पे तस्वीर को विजुअलाइज करें, वैसे तो वो एटम बड़ी ही कोई स्मॉल सी चीज है, लेकिन अगर उसको बहुत वो क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप लगाकर उसकी अंदर जाके देखेंगे तो आपको न्यूक्लियस बड़ी स्मॉल सी जगह पर नजर आएगा। लेकिन हाँ, होगा वो स्मॉल सी जगह पर, लेकिन उसके लिए क्या लफ्ज होगा? देयर इज अ वेरी स्मॉल बट डेंस न्यूक्लियस व्हिच कंटेन्स क्या? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, and as far as electrons are concerned, they are found in the shells which are in the empty space around the nucleus. अच्छा, फिर कहता है identify and describe protons, neutrons and electrons in terms of their relative charges and relative masses. तो हमने relative charges, relative masses के साथ साथ actual charges और actual masses को भी डिस्कस कर लिया, जिनकी वैल्यू अगर हम याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम याद नहीं भी करते हैं तो इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, फिर जब हम आगे चलते हैं, हमने कहा अंडरस्टैंड द टर्म एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। सर ये एक ही चीज है। द टर्म मास नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर। सर जी ये भी एक ही चीज है। फिर डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज विद इन द एटम। मास सारा कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, बट चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर है वो पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी जो चार्ज है वो फैला हुआ है। नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, किस शक्ल में फैला है? इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में फैला हुआ है। लेकिन हाँ, जितना सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके इर्द गिर्द स्पेस में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना कि मैस सारे का सारा किधर कॉन्सेंट्रेटेड है? मैस सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस न्यूक्लियस के बाहर मैस ना होने के बराबर है। लेकिन चार्ज के लिए उल्टा हिसाब है। चार्ज में से पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा किधर कॉन्सेंट्रेटेड है? वो पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन नेगेटिव चार्ज किधर है? वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो स्प्रेड है। किधर स्प्रेड है? अराउंड द न्यूक्लियस
जो है वो स्प्रेड है, इन द एम्प्टी स्पेस स्प्रेड है, और वो जो है वो जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन स्प्रेड है, इलेक्ट्रॉन्स असल में उस नेगेटिव चार्ज को कहते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ है। यहां तक किसी को परेशानी है जी? अच्छा, बहरहाल मैं चाहता हूं इस जुमले को कहीं नोट करें। यहाँ कहाँ नोट करेंगे? जिस भी पेज के हेडर पर कहीं कुछ जगह खाली है तो वहां हेडर पे जाएं और वहां जाके एक नोट लिखें। जब भी आपको लगता है कि सर जहां पे आपने चार्ज को डिस्कस किया या इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया है, जिस पेज पर इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्कस किए हैं उस पेज के हेडर पर जाएं और वहां पर आई वुड लाइक आप एक नोट लिखें। क्या नोट लिखेंगे वहां? चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात की है, देखें जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद इन एन एटम इज सच दैट, पेज के हेडर पर लिखना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद इन एन एटम इज सच दैट, the distribution of charge within an atom is such that the positive charge is concentrated inside the nucleus, is such that the positive charge is concentrated such that the positive charge is concentrated inside the nucleus. Whereas the negative charge is spread in the empty space around the nucleus. Is spread in the empty space around the nucleus. Is spread in the क्या जी? In the empty space around the nucleus. जी जनाब, ये एक स्पेशल सा नोट था हमने, क्योंकि उसने स्पेसिफिकेशन में कहा जी डिस्क्राइब करें किस चीज को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को, तो मैंने उस जुमले की एक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे कहीं नोट करवा दी है। बाकी उसका मतलब यही है कि क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। Describe the behavior of a beam of protons and neutrons and electrons which are moving at the same velocity in an electrical field. अब यहां पे ना उसने काफी सारी फिजिक्स मारी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड a physical concept, the particles moving at the same velocity is a physical concept, ठीक है, and they have क्या बोलते हैं ऑपोजिट चार्जेस। चलो, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मास का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो मैंने भी क्या किया, चूंकि स्पेसिफिकेशन केमिस्ट्री की लाइन में लिखी है, अगर यही स्पेसिफिकेशन फिजिक्स में लिखी होती तो मैं क्या करता पुत्र, मैं पहले फार्मूला लिखवाता कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर मैं आपको बताता जी उसकी इक्वेशन में मास इन्वॉल्व होता है तो स्पीड इन्वॉल्व होता है या चार्ज इन्वॉल्व होता है, जिसका चार्ज ज्यादा हो उसकी डिफ्लेक्शन कितनी होती है, तो जिसका मास ज्यादा हो उसकी डिफ्लेक्शन कितनी होती है, ठीक है। लेकिन आपने गौर किया कि मैंने आपको कोई इक्वेशन डेवलप करके दिखाने की कोशिश नहीं की कि जिसमें से वेलोसिटी भी इन्वॉल्व हो रही हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व हो रही हो, कोई चार्ज भी इन्वॉल्व हो रहा हो, एंड कोई मास भी इन्वॉल्व हो रहा हो। मैंने कोई इक्वेशन नहीं लिखी। अगर फिजिक्स होती तो यकीन जानिए, बल्कि होगी कहीं ना कहीं हमारे A2 के फिजिक्स में जाकर इस तरह का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने इक्वेशन डिराइव करनी है कि कितना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन किसका है, उसकी इक्वेशन डिराइव करनी है। लेकिन चूंकि केमिस्ट्री है तो मैं उसकी इक्वेशन डिराइव कर उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं जनरल सी बात करना चाहता हूं। क्या है जनरल सी बात? सर जी न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उनको इलेक्ट्रिकल फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। प्रोटॉन्स आर सर जी पॉजिटिव, वो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर सर जी नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लेट उनको रिपेल करेगी, पॉजिटिव प्लेट उनको क्या कर लेगी, उनको अट्रैक्ट कर लेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, उसमें एक मसला है कि सर जी कौन सा वाला पार्टिकल डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। सर जी जिसका मास कम है ना उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और जिसका मास ज्यादा है सर जी उसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी सी होगी। उतनी शक्ल मैंने आपको दिखा दी है। किसको मसला इस बात से? तो वो मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है। क्या किया? अगर मैं उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता तो वो किधर होता?
वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस उस सिचुएशन का हम किधर करेंगे, वो फिजिक्स में करेंगे। तो एक काम करें ना, उस ड्राइंग बनाएं, जिस ड्राइंग में आपने डिफ्लेक्शंस की हुई हैं उसके साइड पर एक नोट लिखें, उस ड्राइंग की साइड पे जाएं और उसकी साइड पे जाकर क्या नोट लिखें, देखें जी, इट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट्स क्वांटिटेटिव डिस्कशन शुड बी डन इन फिजिक्स। इट्स क्वांटिटेटिव डिस्कशन, इट्स क्वांटिटेटिव डिस्कशन शुड बी डन किधर, बताइए जी, शुड बी डन इन फिजिक्स। ठीक हो गया। तो जब उसको डिस्कस ही फिजिक्स में करना है तो उस बात को हमने क्या करेंगे, उस बात को हमने गोली मार दी। क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी जो है मैंने डिस्क्राइब कर दी, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। इसको मसला है भाई। अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली बात वो कहता है, डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम और इन एन आयन गिवन दैट, गिवन क्या, गिवन द एटॉमिक नंबर्स और द न्यूक्लियन नंबर्स एंड द चार्जेस। तो जब सब कुछ पता है तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना इज नो बिग साइंस। किसको मसला है, उसकी मैंने एक एक आधी एग्जांपल करा दी है। फिर वो क्या कहता है, एंड पे जो उसने वो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का जिक्र किया था, मैं कहा नहीं वो मेरा भी टॉपिक नहीं है, बेशक इसने स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैंने अभी उसको डिस्कस नहीं करना। तो मसला इस बात से। आगे चलते हैं। अब मेरे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मेरे पास अगला टॉपिक दो है भाई। या तो मैंने आपको अभी ये आइसोटोप्स पढ़ाना स्टार्ट कर देना है, या मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी लेवल्स और जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पढ़ाना स्टार्ट कर देने हैं। यू नो, आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेप्ट चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बातें चल रही हैं, वैसे तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स की बातों को ही आगे की तरफ जो है वो कैरी करना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा मैंने इलेक्ट्रॉन्स को स्टार्ट कर दिया ना पुत्र, तो फिर वो हमारे कोई 10-15 दिन लगेंगे, ठीक है, और उस 10-15 दिन में जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स की सारी साइंस जो है वो असर वाली मुकम्मल होगी। अभी तो आपने देखा है काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है, अभी तो हमने क्या किया है, बुनियादी चीज़ें आपको रिवाइज कराकर और कुछ ना कुछ हल्की फुल्की इन्वॉल्व उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है। मैं अभी भी क्या चाहता हूँ, मैं स्पेसिफिकेशंस के सीक्वेंस को फॉलो करना चाहता हूँ। स्पेसिफिकेशंस का सीक्वेंस मुझसे क्या कहता है भाई जरा आइसोटोप्स को पहले करा दो। क्यों, वैसे क्यों कहता है आइसोटोप्स को पहले करा दो? जब आप आइसोटोप्स का मीनिंग देखेंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि सर जी वो बात ना किधर मौजूद है, वो बात अभी भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। वो नहीं चाहता कि अभी न्यूक्लियस से बाहर सही तरह से आओ, कहता है न्यूक्लियस के अंदर कुछ छोटी सी बात छोड़ गए हो। कौन सी बात छोड़ गए हो? कहता भाई वो आइसोटोप्स वाली बात छोड़ दी है भैया तुमने, उसको पूरा करो, न्यूक्लियस का कटा खत्म करो, फिर बाहर पूरी केमिस्ट्री खेलते रहना है जी। तो न्यूक्लियस का कटा में खत्म करने के बाद जो भी बाहर की केमिस्ट्री है वो लंबी चौड़ी है, उसके ऊपर हम चलेंगे। आई बिलीव न्यूक्लियस की जो केमिस्ट्री है थोड़ी छोटी है, उसको मैं ज्यादा पहले वाइंड अप करना चाहूंगा। अच्छा, उसको वाइंड अप करने के लिए आई थिंक मुझे हेडिंग आइसोटोप्स की देनी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस द नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट आइसोटोप्स। सर से माप मैंने बोले इससे आइसोटोप्स। ओके जी, सो यू नो हमने क्या कहा, केमिस्ट्री में मैटर पढ़ना है, मैटर में पार्टिकल्स पढ़ने हैं, पार्टिकल्स में एटम पढ़ना है, एटम का स्ट्रक्चर सीखना है। एटम का जब हम स्ट्रक्चर सीख रहे थे तो हमने एटम के स्ट्रक्चर में क्या सीखा, बुनियादी तौर पर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स सीखे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सीखे। उन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से हमने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद को कुल मिलाकर क्या कहा, न्यूक्लियन नंबर कहा। उस न्यूक्लियन नंबर में से हमने सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहा, एटॉमिक नंबर कहा। फिर हमने उस एटॉमिक नंबर को एलिमेंट की क्या कहा, आइडेंटिटी कहा। फिर उस एलिमेंट की आइडेंटिटी के लिए हमने क्या किया, हमने कहा जनाब क्या होगा, हमने कहा सर वो पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल उन एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज होगा।
कि वो एटॉमिक नंबर 1 है या वो एटॉमिक नंबर 2 है या वो एटॉमिक नंबर 3 है, ये जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, हमने उस नंबर को उसकी आइडेंटिटी बना दिया। नाम हमने बाद में रखा है, याद रखिएगा। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, एटम्स के नंबर्स एक्चुअल हकीकत हैं, नाम उनके हमारे डिस्क्राइब किए हुए हैं। और एटम्स के नंबर्स किस बुनियाद पर हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पर है। तो हाँ, प्रोटॉन्स की तादाद कम ज्यादा हो सकती है, और प्रोटॉन की तादाद अगर बदल जाए तो क्या बदल जाता है? एलिमेंट बदल जाता है। लेकिन अगर प्रोटॉन की तादाद ना बदले, प्रोटॉन्स की तादाद उतनी ही हो, और अगर न्यूट्रॉन की तादाद बदल जाए तो क्या होता है? सर जी एलिमेंट तो चेंज नहीं होता, तो फिर क्या चेंज होता है? सर वो एलिमेंट का कोई दूसरा क्या होता है? दूसरा आइसोटोप आ जाता है। तो यू नो व्हाट, आई थिंक यहां पर मुझे इस बात को डिस्कस करना है कि प्रोटॉन्स बदले थे तो क्या कहा था? सर जी प्रोटॉन्स बदले थे तो हमने कहा एलिमेंट ही बदल गया, पूरे का पूरा एलिमेंट ही हमने बदल दिया, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटॉन्स ना बदलें और क्या बदल जाए, और न्यूट्रॉन्स बदल जाएं, उनकी तादाद कम हो जाए या उनकी तादाद ज्यादा हो जाए, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्या? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। तो काम करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जरा अपनी अपनी कहानी को सुनाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आज के लेक्चर में हेडिंग देंगे किस चीज की थी? आइसोटोप्स की हेडिंग देंगे भाई। हाँ जी, The word is isotopes। इसमें से मैंने 2 लफ्ज निकालने हैं। कौन कौन से 2 लफ्ज निकालने जी? सर there is this the phrase iso and then there is a phrase isotopes में से I will underline the word P। देखते हैं कि इस iso का मीनिंग क्या है। What is meant by the word iso? Iso is something same। What is this? Isotopes में P है। P for क्या? सर जी P for protons। हाँ जी, लो जी। तो इसके लफ्ज के तर्जुमे में क्या फीलिंग है? सर जी इसके वर्ड के मीनिंग में समथिंग लाइक सेम, क्या? समथिंग लाइक सेम प्रोटॉन्स का जिक्र है। अच्छा, तो सेम प्रोटॉन्स अगर हों तो क्या होता है? सर जी सेम एटम होता है। सेम अगर एटम हो तो क्या होता है? सर जी सेम एलिमेंट होता है। मतलब सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम सब कुछ होता है, सेम एलिमेंट होता है। तो किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होने चाहिए? सर होने तो सेम ही चाहिए। लेकिन होता क्या है? सर जी एटम्स में कुछ छोटा सा फर्क आ सकता है। वो जो छोटा सा फर्क आता है वो क्या फर्क आता है? सर वो न्यूट्रॉन्स का फर्क आता है। वो ये जो न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? सर जी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई मतलब? सर केमिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकली सर जी फर्क पड़ता है। ये फिजिकली क्यों फर्क पड़ता है? सर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज सर? सबसे पहले तो कोई फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज आती हैं, बेस क्वांटिटीज में सबसे पहली मास आती है। क्या होता है? न्यूट्रॉन्स के तब्दील होने से मास तब्दील हो जाता है, और जब मास तब्दील हो गया तो फिर मास से जुड़ा हुआ वेट वो भी तब्दील हो जाता होगा, मास से जुड़ा हुआ डेंसिटी वो भी तब्दील हो जाती होगी, मास से जुड़ी हुई जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सारी की सारी तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि केमिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? बुनियादी तौर पर वो प्रोटॉन्स पर, या यूं समझें कि इलेक्ट्रॉन्स पर। वो तो चेंज नहीं हो रहे। तो जब वो चेंज नहीं हो रहे तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, केमिकल सब्सटेंस चेंज नहीं होता, एलिमेंट की कैटेगरी चेंज नहीं होती। हाँ, बस एटम में स्लाइट फर्क रहता है, और ये फर्क क्या है? ये कुदरत की तरफ से है जी। ये फर्क कुदरत ने रखा है। क्या फर्क रखा है? कि हर एलिमेंट के, बल्कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे नहीं रखे गए। उनमें कुछ न कुछ एटम्स में कुछ न कुछ फर्क रखा गया है। वो कुछ न कुछ फर्क किधर है? याद रखिए, वो प्रोटॉन्स का फर्क नहीं है, वो न्यूट्रॉन्स का फर्क है। तो न्यूट्रॉन्स का फर्क होने से एटम की आइडेंटिटी या एटम किस एलिमेंट का है
वो चेंज नहीं होती। प्रोटॉन्स के फर्क होने से एटम किस एलिमेंट का है या एटम की आइडेंटिटी क्या है बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये असल में बुनियादी चीज समझनी है हमने, इसलिए आइसोटोप्स पढ़ाए जाते हैं। अदरवाइज आइसोटोप्स का इतना कोई बड़ा लेना देना हमारी क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में नहीं। लेकिन चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया जाता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से किसी न किसी पार्टिकल को इंपॉर्टेंस देनी होती है। किसको इंपॉर्टेंस देनी होती है? सर जी प्रोटॉन्स को इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो उसमें अगर न्यूट्रॉन्स बदल रहे हों तो क्या करना होता है, ये बताना होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आई थिंक मैं यहाँ पे, वैसे तो मेरे दिल में पता क्या ख्याल आ रहा है, मेरे दिल में ख्याल आ रहा है यार मुझे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ही नहीं करने चाहिए थे। जब मैं वो न्यूक्लियॉन नंबर पढ़ा रहा था ना और जब मैं प्रोटॉन नंबर पढ़ा रहा था, मुझे उधर ही क्या कर देना चाहिए था, मुझे उधर ही आइसोटोप्स डिस्कस करने चाहिए थे। लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट के हाथों भी थोड़ा सा मजबूर हूँ कि ये डॉक्यूमेंट का अनलेस अनटिल कोई सीक्वेंस से कोई बात मुझे डायरेक्टली हिट ना करे तब तक नहीं छोड़ूंगा उसको। मैं उसके सीक्वेंस को लेके चलूंगा। ठीक है, जैसे आपने देखा ना यहाँ पहली 6 हेडिंग्स मैंने उसी सीक्वेंस में चलाई हैं। 7वीं वाली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। यहाँ पे कोई चैप्टर ही कहीं और है, टॉपिक ही कहीं और है, उसको मैंने कहा जी मैं बाद में करूंगा। लेकिन आइसोटोप्स आ गए तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अंडरस्टैंड करते हुए बीच में अगर आइसोटोप्स आ जाए तो लाएं भाई, खत्म करें उसको। ठीक है, तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन की तरह आते हैं। आइसो मींस सेम, those topes means P for क्या? Protons, so something like same protons. If protons are same, तो मैं कहानी सुना चुका हूं, the element to which the atom belongs is same. But if the neutrons are different, then there is some difference. This difference is classified or termed as क्या? Isotopes. So like जी, what are these things? Again, isotopes are the atoms isotopes are the atoms आगे क्या जी? atoms of क्या? atoms of the same element. Isotopes are the atoms of the same element having क्या? Atoms are the क्या लिखा जी? Isotopes are the atoms of the same element having same क्या? Having same number of protons, having same number of protons, having same number of क्या? But different number of, having same number of protons, but different number of क्या? But different number of neutrons, but different number of neutrons. लो जी, एक लफ्ज, अब मैं एक एक लफ्ज पे गौर कराना चाहता हूं। पहला आपने क्या बोला है? आइसोटोप्स आते क्या? एटम्स। तो एटम्स को आइसोटोप कहते हैं, एलिमेंट को आइसोटोप्स। तो एक लफ्ज सुन करो, एटम्स। अच्छा, अब ये जो एटम्स हैं किसके हैं? एटम्स ऑफ द क्या? सेम एलिमेंट। एलिमेंट इनका सेम है, अंडरलाइन द वर्ड सेम एलिमेंट। एलिमेंट इनका क्या है? लेकिन एक सवाल पूछूं, एटम्स क्या है? वो एटम्स तो डिफरेंट हो। ठीक है, तो मैं जुमला आगे बढ़ाता हूं, फिर आता हूं। आपने पहले लफ्ज एटम अंडरलाइन किए, फिर आपने लफ्ज सेम एलिमेंट अंडरलाइन किए, फिर आगे हैविंग क्या? सेम नंबर ऑफ। तो अंडरलाइन द वर्ड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भैया सेम प्रोटॉन, सेम अंडरलाइन करें, प्रोटॉन्स अंडरलाइन करें, बट क्या? डिफरेंट। डिफरेंट क्या? डिफरेंट क्या? डिफरेंट। डिफरेंट और न्यूट्रॉन्स अंडरलाइन कर लें। अब एक छोटा सा सवाल है आपसे, वो एटम्स जो जिनके एलिमेंट सेम हो, जिनके अंदर प्रोटॉन्स भी सेम हो, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, तो वो एटम्स आपस में क्या होते हैं? सेम या डिफरेंट? सर एटम्स तो डिफरेंट होते हैं। तो एटम्स क्या होंगे? तो मुझे इस पूरे जुमले में क्या ऐड करना चाहिए? व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ क्या? आई थिंक एक वर्ड मुझे और ऐड करना है। वो कहां ऐड किया मैंने? बिल्कुल शुरू में। क्या जुमला कर रहा हूं? आइसोटोप्स आर द व्हाट? डिफरेंट एटम्स आर द व्हाट? प्लीज वहां पर एक वर्ड ऐड करें, डिफरेंट एटम्स। एटम्स ये डिफरेंट होते हैं,
लेकिन इनका एलिमेंट क्या होता है, इनका एलिमेंट सेम होता है। वैसा क्यों होता है? बिकॉज इनका प्रोटॉन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर सर, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक काम करिए, अगले जुमले पे जाएं। इसी तरह का एक दोबारा जुमला लिखेंगे। अगर प्रोटॉन्स की तादाद सेम है तो जो होता है वो कौन सा नंबर, प्रोटॉन नंबर, जिसको क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, वो क्या होगा सर, वो सेम होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है तो एक और नंबर होता था, न्यूक्लियॉन नंबर, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों आते हैं। अब अगर वो दोनों आते हैं तो क्या होता है बताएं जी सर जी, वो अगर प्रोटॉन्स बेशक सेम हो, न्यूट्रॉन्स बदल गए तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा। तो अगला जुमला लिखें, अब जरा ध्यान से लिखिएगा। पहले लिखिए जी और क्या, आइसोटोप्स आर द, अब पहले क्या लिखें, आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम्स, आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम्स, आइसोटोप्स आर द डिफरेंट क्या atoms of the same element क्या लिखा जी, they are the different atoms of the same element having same क्या, having same proton, ब्रैकेट में लिखें atomic number, having same proton या स्लैश क्या atomic number, same proton या atomic number, but different nucleon या mass number, different nucleon या mass number, same atomic या proton number, different nucleon या mass number। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी मिसालों तक जाऊं, बस मैं आपको एक छोटा सा नोट और लिखवाना चाहता हूं कि जनाब साहब क्या होता है, होना तो ये चाहिए कि एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। लेकिन होता मतलब एक जैसे मतलब सर जी सब कुछ क्या होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है सर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में न्यूट्रॉन्स का थोड़ा मसला आ जाता है। तो जब ये न्यूट्रॉन्स का मसला आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इस मसले की वजह से आइडिया ऑफ आइसोटोप्स डेवलप होता है। तो काम करें, मैं साइड पर एक नोट लिखवाऊंगा, साइड पर एक नोट लिखे प्लीज। जनरली साइड नोट है जी, थोड़ा लंबा है भैया, उस तरफ वो नीचे जहां जुमला खत्म किया उसकी साइड पे जाना, हाँ यहाँ पे, बल्कि ठीक है ऊपर भी ठीक है, जिधर लिख रहे हो उधर भी ठीक है। साइड नोट क्या लिखना है, जनरली ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, generally all the atoms of an element should be similar. Generally all the atoms of an element should be similar. I dot E मतलब क्या similarity होनी चाहिए, they should have the same number of protons, same number of neutrons and the same number of electrons. Generally all the atoms of an element should be similar, that is they should have the same number of protons, लिख दिए, that is क्या, they should have same number of protons, same number of neutrons and same number of electrons, but there are some atoms of an element, but there are some atoms of an element, but there are some atoms of an element which differ in the number of neutrons, which differ in the number of neutrons, which differ in the number of neutrons. This leads to the idea of isotopes. This leads to the idea of isotopes. This leads to the idea of isotopes. ये वाली बात मुझे बुनियादी तौर पर सबसे पहले लिखवानी चाहिए थी और फिर उसके बाद कहना चाहिए था कि अरे जी देखो ना, अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए
तो इसकी आइसोटोप्स की ये डेफिनेशन बनती है या आइसोटोप्स की वो वाली डेफिनेशन बनती है। खैर जो भी है, मैंने साइड पे आपको ये नोट लिखवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो एक्सेप्शन हुई है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस आया है, ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है, लेकिन अभी हम आर्टिफिशियल आइसोटोप्स नहीं पढ़ेंगे, हम नेचुरल निजाम पढ़ेंगे। खुदा की कुदरत ऐसी है, अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं, ठीक है। नेचुरली ही ऐसा एग्जिस्ट होता है कि हाइड्रोजन के कुछ 2 या 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के पता नहीं कुछ 3 या 4 आइसोटोप्स होंगे, क्लोरीन के हमने सरो बचपन में 2 आइसोटोप्स पढ़े थे। तो खैर बहरहाल हमने देखता हूं, मैं कुछ मिसालें देता हूं कि कौन कौन से हमने पढ़े और कौन कौन से नहीं पढ़े। हाँ, ये बात मैं आपको बताता चलूं, ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट हैज आइसोटोप्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें सर जी हमने तो सिर्फ क्लोरीन पढ़ा है, आपने ओ लेवल में सिर्फ क्लोरीन पढ़ा है। बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लोरीन के साथ है। ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, उसके साथ ये आइसोटोप्स वाला कॉन्सेप्ट है जी। हर चीज के साथ, हर एलिमेंट के साथ। हाँ, अब किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, इवन किसी के 21 आइसोटोप्स भी हैं, ठीक है। आई जस्ट कभी कहीं मैंने पता नहीं क्रोमियम के बारे में शायद पढ़ा है, इट हैज 21 डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक है। अब 21 है कि पुत्र जी 2 है कि 1 है, वो तो हैं, बस आइसोटोप्स तो हैं। एक छोटा सा मैं नोट आपको और लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। मेन नोट्स में, मेन सीक्वेंस में जाइए, वहां लिखिए ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट has 2 or more isotopes. Almost every element has 2 or more isotopes. जिसका मतलब यही होगा 2 or more different type of atoms but of the same element having the same number of protons but different number of neutrons. तो आई थिंक यहां से आगे अब चलना चाहिए किधर, एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स की तरफ, ठीक है जी। हेडिंग दीजिए एग्जांपल्स से, हेडिंग दे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल्स की हेडिंग दे, एग्जांपल्स की हेडिंग दे जी। असल में चलें, ऑलमोस्ट तो मैंने सिर्फ एहतियात करने के लिए लिखवाया है, क्या पता कोई ऐसा हो जिसका कोई आइसोटोप ना हो। मेरी निगाह में, मेरी अभी तक की नॉलेज में, जितना मैंने पीरियोडिक टेबल को कभी स्टडी किया है, हर एलिमेंट के कहीं ना कहीं आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट इसलिए लिखवा रहा था कि क्या पता कोई ऐसा भी हो जो मेरी नजर से गुजरा ना हो और उसका आइसोटोप भी एक, ठीक है। अदरवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स इज एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट। किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 5 होंगे, एक का तो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि किसी में सिर्फ एक आइसोटोप है। और अगर एक है तो फिर काम कर सकते हैं, उसका हम आर्टिफिशियली दूसरा आइसोटोप बना सकते हैं, ठीक है जी। तो 2 तो हम बना ही सकते हैं, किसी को मसला इस बात से। बहरहाल हम यहाँ से आगे चलेंगे एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले मैं आपको कौन से आइसोटोप्स पढ़ाना चाहता हूँ, हेडिंग दीजिए जी। सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो आई थिंक हमें सबसे पहले आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करने चाहिए। हेडिंग दीजिए जनाब, आइसोटोप्स ऑफ क्या? हाइड्रोजन। Let me tell you, there are 3 isotopes of hydrogen, ठीक है। Again, there are 3 known isotopes of hydrogen, 3 well-known isotopes of hydrogen. लेकिन there are 3 well-known isotopes of hydrogen. There are क्या जनाब जी? 3 well-known isotopes of hydrogen. नीचे मैं कितने 3 कॉलम्स बना दूंगा, ठीक है। और उन 3 कॉलम्स में सबसे पहले कौन सा वाला है जी? इट इज, वैसे एक बात बताएं, इससे पहले कि मैं आइसोटोप्स लिखूं, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि स्पेसिफिकेशंस पे जाएं। स्पेसिफिकेशंस में आइसोटोप्स की सेकंड लाइन पढ़ें। स्पेसिफिकेशन में आइसोटोप्स की सेकंड लाइन पढ़ें जी। क्या लिखा है? अंडरस्टैंड द नोटेशन ए, ऊपर x नीचे y फॉर आइसोटोप्स वेयर x इज क्या? मास, और ये बड़े वाला नंबर है ना, किधर लिख रहा है ये? ऊपर। y इज क्या? एटॉमिक और
प्रोटॉन नंबर वो किधर लिख रहा है, नीचे। तो ये कौन सी नोटेशन है, ओ लेवल वाली। इसका मतलब आइसोटोप्स का जब सवाल आएगा तो नोटेशन कौन सी होगी, तो ओ लेवल वाली नोटेशन होगी। कौन सी नोटेशन होगी भाई, ओ लेवल वाली नोटेशन होगी। लेकिन जब प्रॉपर किसी एलिमेंट का या पीरियोडिक टेबल का सवाल आएगा तो नोटेशन हमने चेंज की हुई है। आई होप आपको मालूम है चेंज किया हुआ। तो काम करें, जिस पेज पर है साइड पर या हेडर पर एक और नोट लिखें। जिस पेज पर है उसके हेडर पर जाएं, यूज द नोटेशन कौन सी वाली, ए ऊपर क्या x, नीचे क्या y। व्हाट इज दिस x, दिस इज मास नंबर या फिर न्यूक्लियॉन नंबर। व्हाट इज दिस y, दिस y इज एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। फॉर क्या, यूज द नोटेशन दिस फॉर व्हाट, फॉर आइसोटोप्स, फॉर आइसोटोप्स, यूज दिस नोटेशन फॉर आइसोटोप्स। इसका मतलब यह है कि ओ लेवल वाली नोटेशन भी कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो कब इस्तेमाल करेगा, जब भी कभी उसने आइसोटोप्स का सवाल आपसे करना है, उस सवाल में जाकर वो क्या करेगा, उस सवाल में पुत्र जी वो ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज मैं आपको कहीं बता चुका हूं क्या, कि हमारे ए लेवल में पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की नोटेशन है वो चेंज हो चुकी है। सबसे ऊपर एटॉमिक नंबर है, इधर एटॉमिक नंबर नीचे है। किसी को मसला इस बात से, ओके जनाब जी। तो उसको जरा मैं कैरी करूंगा। मैं क्या कर रहा था, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में 1 1 2 1 3 1, ये मैंने उनका क्या लिखा जी, ये मैंने उनका एटॉमिक सिंबल लिखा है। अब मैं उनका यहां पे आपको नाम बताऊंगा, फिर मैं आपको उनका ऊपर वाला नंबर क्या है जी, मास नंबर बताऊंगा, फिर मैं आपको नीचे वाला नंबर क्या है जी, एटॉमिक नंबर बताऊंगा, फिर मैं आपको इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताऊंगा, फिर मैं आपको इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताऊंगा, एंड पे आपको इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता देता हूं। ये देखिए ऐसे करके टेबल से बना लें, ऐसे करके टेबल से बना लें। चलो जी, इस तरह का प्लीज जरा टेबल बना लीजिए। जिस टेबल में गौर से सुनिए, इस पहले वाले का नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। दूसरे का नाम क्या है, हाइड्रोजन। तीसरे का नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या बात है सर, तीनों का नाम क्या है, नाम तो तीनों का हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन एक और नाम भी है, मैं उस नाम की तरफ भी जाऊंगा, मैं भी नहीं जा रहा वहां पे, ठीक है। मैंने इनका नाम सादा सादा रखना है सर जी, उसको कहते हैं हाइड्रोजन 1। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन, लेकिन कौन सी हाइड्रोजन, दे विल कॉल इट हाइड्रोजन डैश 1। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये वो हाइड्रोजन है जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 1 है। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, ये वो हाइड्रोजन है जिसका न्यूक्लियॉन नंबर क्या है, वो 2 है। दिस इज नोन एज क्या, हाइड्रोजन 3। हाँ, इसका मुझे मैडम बुशरा कोई और नाम बताना चाह रही थी। जी मैम, हाइड्रोजन 1 का नाम क्या है, अभी तो बोला, पी से तो शुरू होता है, पी से क्या, पी से तो प्रोटॉन होता है, प्रोटियम। क्या नाम है इसका, पी फॉर प्रोटियम नाम है इसका जनाब। हाइड्रोजन 1 का नाम क्या है, हाइड्रोजन 1 का एक और नाम है प्रोटियम। सर जी चेक करें, मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, प्रोटियम। क्या नाम है हाइड्रोजन 1 का, प्रोटियम। हाइड्रोजन 2 को पता क्या नाम है,
ड्यूट्रियम, देखो वाले डी ई यू है क्या पता नहीं, जस्ट यू है, ई यू, ड्यूट्रियम। हाइड्रोजन 3 का भी कुछ नाम है, ट्रीटियम। ट्रीटियम है कि ट्रीट्रियम है? सर जी प्लीज चेक करें, ट्रीटियम, आई थिंक इट इज ट्रीटियम। ट्रीटियम जी, तो भाई प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है। और ये जो इधर का ट्रीटियम है, ये ट्री नहीं है, ट्राइटियम बोलेंगे, ट्रीटियम, ट्राई फॉर ये 3 वाला है। ये ड्यूट्रियम का जो ड्यू है, डी ये पता नहीं किस जुबान में 2 होता है, आई डोंट नो, किसी जुबान में होता होगा, इट मींस 2। प्रोटियम, ये एक प्रोटॉन की वजह से इसका नाम क्या होगा? तो सर जी इसमें एक ही प्रोटॉन ही है बस इसके न्यूक्लियस में, और कुछ होगा ही नहीं। देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। प्लीज बताएं इस वाले का मास नंबर क्या है? 1। इसका मास नंबर क्या है? 2। इसका मास नंबर क्या है? 3। एटॉमिक नंबर सबका क्या है? सर जी एटॉमिक नंबर सबका 1 ही है, इसी वजह से सब क्या है? हाइड्रोजन ही। नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में कितने हैं? सर जी 1 ही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में कितने हैं? सर इनके एटम की बात करेंगे तो सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन्स में क्या सीन है? सर जी H11 के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है सर, ठीक है। H21 ये जो हाइड्रोजन 2 है ड्यूट्रियम, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2 - 1, इट इज 1। ये जो ट्रीटियम है 3 1, इसमें कितने हैं? 3 - 1, इट इज 2। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। हाँ ड्यूट्रियम का ई के बाद ई आता है, डी ई के बाद ई आता है, डी ई, ये ठीक है, टी ई आर आई है, टी के बाद क्या है? ई फिर बाकी ठीक है, आर आई यू एम, ड्यूटेरियम। और यहाँ ठीक है, ड्यूट्रियम के स्पेलिंग गलत है, ट्रीटियम ठीक है, प्रोटियम ठीक है। बहरहाल किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो भैया। एनीवन? सो यू नो हम क्या बात कर रहे हैं? हम आइसोटोप्स ऑफ क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का जिक्र कर रहे हैं। 3 मैंने आइसोटोप्स लिखे हैं। पहले वाले को हाइड्रोजन 1 बोला है, दूसरे वाले को हाइड्रोजन, जो एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स की उनकी इंफॉर्मेशन भी निकालनी है, अगर आप नहीं सर अभी नहीं चाहिए, वैसे एक का बता दें, जस्ट 1 बता दें सर। ये टेक्नीटियम 43, टेक्नीटियम 43 जो है उसके कोई आइसोटोप्स नहीं है जी सर। उसके बाद बिस्मुथ से आगे जितने भी हैं सबके नहीं है, बिस्मथ से आगे कुछ हैं जो उनके भी नहीं है, 61 पे आता है प्रोमीथियम, उसके नहीं है, प्रोमीथियम कोई है उसके भी नहीं है, बाकी सबके हैं। हाँ जी बाकी सबके आइसोटोप्स हैं। सर ने कुछ 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं जिस वजह से मैंने कह दिया था वो ऑलमोस्ट एवरी, तो कुछ हैं ऐसे जिनके आइसोटोप्स नहीं भी हैं, ठीक है। हमें उसके नाम जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से हैं जिनका कोई आइसोटोप नहीं। बहरहाल हमने तो हाइड्रोजन से कहानी स्टार्ट की है। हाइड्रोजन से जब हम बात स्टार्ट करते हैं तो एक तरीका हमने क्या सीखा है? एक तरीका हमने सीखा आइसोटोप्स के मुख्तलिफ नाम रखने का। क्या जी? पहले वाले का नाम हाइड्रोजन 1, दूसरे वाले का नाम हाइड्रोजन 2, तीसरे वाले का नाम हाइड्रोजन 3, और एक हमने उनके स्पेसिफिक नाम भी रख दिए। स्पेसिफिक नाम सिर्फ हाइड्रोजन के केस में आपको याद होंगे। अगर मैं कहूँ क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं तो एक का नाम क्या होगा? क्लोरीन-35, दूसरे का नाम क्या होगा? क्लोरीन-37। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है। उस केस में क्या नहीं हो सकता सर जी? उस केस में क्या बोलते हैं, वो क्लोरीन-35 वाले का नाम कोई क्लोरोनियम, तो क्लोरीन-37 का नाम कोई पता नहीं डाइक्लोरोनियम, ऐसा नहीं होगा। उसके ऐसे कोई नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ना उनके बारे में। हमें क्या पढ़ना है भाई, जो मैं समझा रहा था उधर। अच्छा वैसे यूरेनियम का भी क्या होता है? यूरेनियम के भी जितने आइसोटोप्स हैं हम क्या कहेंगे? यूरेनियम का एक होता है यूरेनियम-235, फिर होगा यूरेनियम-238, ठीक है, या जो भी 236 व्हाटएवर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम वो आइसोटोप्स का डिफरेंट नाम रखने के लिए क्या किया करेंगे? सर जी डैश लगा के आगे नंबर लगा दिया करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन?
ओके, फिर हमने देखा सर ये पंखे जितने भी हैं बंद करने, फिर हमने देखा कि आप चेक करें एटॉमिक नंबर सब में क्या है, सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, फर्क किधर आता है सर जी, फर्क आता है या तो किसमें, या तो मास नंबर्स डिफरेंट हैं, या तो फर्क आता है किसमें सर जी, मतलब न्यूक्लियॉन नंबर या न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। आई थिंक यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो प्लीज हाथ खड़ा करें जी। हाँ, डैश लगा के ऑफ कोर्स हम न्यूक्लियॉन नंबर लिखेंगे, अगर हम डैश लगा के एटॉमिक नंबर लिखेंगे वो तो सेम होगा। फिर और कौन सा नंबर है, मतलब पहला आइसोटोप और दूसरा आइसोटोप, नहीं 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 नहीं, मैं क्लोरीन के साथ ये नहीं कहूंगा क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, नो, मैं कहूंगा क्लोरीन 35 क्लोरीन 37। इसका मतलब क्या होगा, क्लोरीन का वो आइसोटोप जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 35 है, फिर क्लोरीन का वो आइसोटोप जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 37 है। पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन ऐसा नहीं होगा, यहां हो गया कि पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, लेकिन वो पहले, इसका मतलब ये नहीं कि पहला हाइड्रोजन, इसका मतलब है वो हाइड्रोजन जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 1 है, वो हाइड्रोजन जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 2 है, वो हाइड्रोजन जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 3 है। इसको मसला इस बात से, एक चीज वैसे रह गई है, वो इनके नीचे ना कि इनकी अबंडेंस भी लिखा है, लेकिन परसेंटेज अबंडेंस, नीचे एक रो और बनाओ जी, नीचे एक रो और बनाइए, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस। सर जरा कंफर्म करिए प्लीज, पहले वाले की जो अबंडेंस है हाइड्रोजन 1 वाले की, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ जी, नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे जाके लिखिएगा। क्या लिखना है जी मुझे, परसेंटेज अबंडेंस। अबंडेंस मतलब नेचुरल अबंडेंस, नेचुरल मतलब, बल्कि नेचुरल नहीं, जो भी है अबंडेंस कितनी है बस मैं बताता हूँ कौन सी नेचुरल है तो कौन सी आर्टिफिशियल है। आई थिंक ये जो हाइड्रोजन 1 है इसकी अबंडेंस है 99.9%। चेक करें सर क्या है, 99.9844%, वो थोड़ी है 99.98 984, तो मैं इसको 99.98 कर देता हूँ, ये लें जी 99.98%, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मेजॉरिटी इसके आगे। इधर आए सर 0.015, अगर आप 0.156 0.02, हाँ जी, अगर मैं उसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करूं, उस वैल्यू को जब मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड किया तो क्या बना 99.98 बना। इस वैल्यू को जब मैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करूंगा तो क्या बनेगा 0.02 बनेगा। 100 तो पूरा हो गया है। सर ये तीसरे वाले के बारे में उसने क्या कहा है, आई थिंक दैट इज आर्टिफिशियल है, उसकी कोई परसेंटेज तो देखते हैं वहां अगर कोई परसेंटेज लिखी है तो about a billion of a billion। सर कितना हुआ 5 मिनट, बल्कि आ जाओ सारे आ जाओ। आई थिंक 0.00000000000 चलो जी 10 की पावर -18% कितना हुआ 0. कितने 0 0.00000000000000001%। इतना तो मैं नहीं लिखूंगा भाई, तो मैं 2 डेसिमल प्लेस पे अगर राउंड करूं तो 0.00%। कितना जी, मैं तो सारी वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस पे कर रहा हूं तो ये तो 0.00% आ गया। अगर ये 2 डेसिमल प्लेसेस पर 0.00% आता है तो फिर इसको क्या कहूं, या 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास। आसान ऑप्शन है कहूंगा सर ये आर्टिफिशियल है, या फिर भाई के पास एक ऑप्शन है सर ये रेडियो एक्टिव है, ये क्या नहीं कर सकता, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो अब अगर ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता तो आई थिंक लिखूंगा तो सही ना, कुछ तो लिखूं ना भाई, कुछ तो लिखे ना, कुछ तो लिख, क्या लिखे आर्टिफिशियल लिख दे कि इसकी एग्जिस्टेंस सर जी कोई टेम्पररी हो सकती है, आर्टिफिशियली टेम्पररी आप इसको एग्जिस्ट किसी देर के लिए करा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ेंगे तो इसने क्या हो जाना है छू मंतर हो जाना है। अब छू मंतर किस में होना है, इसने अपने आप से कुछ ना कुछ निकाल देना है, निकाल कर क्या बना देना है, ये हाइड्रोजन 2 बना देना है या हाइड्रोजन 1 बना देना है, वो बात की बात है। मैं अभी रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ाना चाहता,
कि क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा वगैरह वगैरह। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। एनीवन? आई थिंक यहाँ पे जाके जब हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की मिसाल है काफ़ी है। आई थिंक यहाँ पे हमें लेक्चर भी क्लोज कर देना चाहिए। कल हम आगे क्लोरीन के आइसोटोप्स और उधर से अपनी कोई बातें जो हैं आगे कैरी करने की कोशिश कर लेंगे।